पैसा पुजारी चैनल देखने वालों का हमारा हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे होम लोन तक पहुंचाने वाली उन अंधेरी राहों पर जहां हम अक्सर भटक जाते हैं। अपने घर की ना बात ही कुछ और होती है, इसलिए हर कोई अपना एक छोटा सा आशियाना बनाने का सपना देखता है और ऐसे सपने को सच करना तो बनता है बॉस। लेकिन आज की डेट में घर बनाना हलवा थोड़ी ना है, कितना ज्यादा खर्चा होता है। और पैसों के मामलों में तो वो अपना मुन्ना भाई कहता है ना, अपनी तो वाट लगेली है मामू। ऐसे में होम लोन लेने का ऑप्शन ही हमारे पास बचता है, पर एक लोन के पीछे बैंक वाले हमें कितना घुमाते हैं भाई। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, समझ ही नहीं आता। पर आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, क्योंकि हम सुलझाएंगे होम लोन से जुड़ी आपकी हर उलझन को और आपको पहुंचाएंगे आपकी मंजिल तक, आपके अपने घर तक। होम लोन के बारे में सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बैंक आपके घर के प्राइस का 75 से 80% ही लोन के रूप में देता है। बाकी पैसों का अरेंजमेंट आपको खुद करना पड़ता है। ये जानकर ही होम लोन के लिए अप्लाई कीजिएगा। तो सबसे पहले आती है होम लोन के लिए अप्लाई करने की बारी। सवाल ये उठता है कि लोन आखिर लेना कब है। लोन के लिए आप या तो घर सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं या फिर प्री अप्रूव्ड होम लोन का ऑप्शन चुन सकते हैं। प्री अप्रूव्ड होम लोन में बैंक आपके घर सेलेक्ट करने से पहले ही आपको एक अमाउंट लोन के रूप में देने को तैयार हो जाता है। इससे फायदा यह होता है कि आपको अपने बजट का क्लियर आइडिया मिल जाता है। इसके लिए प्रॉपर रिसर्च की जरूरत होती है। आपको ये ढूंढना है कि कौन सा बैंक आपको सबसे कम इंटरेस्ट में लोन दे रहा है। अब इंटरेस्ट आपको दो टाइप के मिलेंगे, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। फ्लोटिंग इंटरेस्ट में क्या होता है कि मार्केट के उतार चढ़ाव और बैंक के बेस रेट के हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट बदलता रहता है, लेकिन फिक्स्ड इंटरेस्ट पर मार्केट के उतार चढ़ाव का कोई असर नहीं होता। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे में तो फिक्स लेना ही सही है, कोई टेंशन ही नहीं रहती। पर बहुत से लोग फ्लोटिंग इंटरेस्ट को बेहतर मानते हैं। उनका कहना है कि घर की वैल्यू हमेशा हाई नहीं रहती है और फिर होम लोन का टेन्योर भी तो बहुत लंबा होता है। ऐसे में चांसेस होते हैं कि आगे चल के इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको यकीन है कि आपकी जगह की वैल्यू आगे चल के बढ़ती ही रहेगी, तो फिर फिक्स लेना ही बेहतर होगा। लेकिन फिक्स्ड इंटरेस्ट हमेशा फ्लोटिंग इंटरेस्ट से 1 से 2.5% ज्यादा होता है। इतना ही नहीं, बैंक को यह अधिकार होता है कि वो कुछ सालों बाद फिक्स्ड इंटरेस्ट में बदलाव ला सकता है। फिर आती है बारी इंटरेस्ट रेट तय करने की। आप अपने इनकम लेवल या क्रेडिट स्कोर का इस्तेमाल अपना इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप उस बैंक के पुराने कस्टमर हैं, तो आप उस बात को भी अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से ज्यादा है, तो फिर मानो आपकी लॉटरी ही लग गई। इस बात का फायदा इंटरेस्ट रेट तय करने वक्त आपको जरूर मिलता है। इंक्वायरी करते वक्त आपको प्रोसेसिंग फी के बारे में भी पता कर लेना चाहिए। आप ये भी ध्यान दीजिए कि आपको बताए गए फीस में लीगल और टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस चार्जेस इंक्लूड हुए हैं कि नहीं। क्या है ना, अक्सर ये होता है कि बैंक पहले सिर्फ प्रोसेसिंग फीस के बारे में बताता है और फिर बाद में जाके आपको लीगल और टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस चार्जेस का शॉक देता है। तो जोर का झटका जोरों से ना लगे, इसीलिए पहले से ही उनसे इन सभी चार्जेस के बारे में जान ले। इंटरेस्ट रेट्स और चार्जेस तय करने के बाद बारी आती है डॉक्यूमेंट सबमिट करने की। बैंक में आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत होती है। आपको कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप एक सैलरीड प्रोफेशनल है या फिर आपका खुद का बिजनेस है। आइडेंटिटी, एज और एड्रेस प्रूफ करने वाले डॉक्यूमेंट्स सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को ही सबमिट करने पड़ते हैं। इनको KYC यानी नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। इसके लिए आप दे सकते हैं अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वैलिड पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। रेसिडेंस प्रूफ के लिए आपको देने होंगे यूटिलिटी बिल, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, वाटर बिल आदि। फिर आप दे सकते हैं अपना रेशन कार्ड, एम्प्लॉयर की तरफ से लेटर, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक की कॉपी, वैलिड रेंट एग्रीमेंट और सेल डीड। इसके बाद आपको अपने इनकम डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। अगर आप एक सैलरीड प्रोफेशनल है, तो आपको देना होगा फॉर्म 16, 3 महीने का पे स्लिप, इंक्रीमेंट या प्रमोशन लेटर और 3 साल का IT रिटर्न्स। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है, तो आपको देना पड़ेगा अपना 3 साल का IT रिटर्न्स, CAC कराया हुआ आपका 3 साल का इनकम का हिसाब, आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर प्रैक्टिस सर्टिफिकेट और किए हुए इन्वेस्टमेंट्स का प्रूफ। फिर बारी आती है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की। इसमें दोनों ग्रुप्स को सेम डॉक्यूमेंट्स ही देने पड़ते हैं। आपको देने पड़ेंगे बिल्डर का दिया हुआ अलॉटमेंट लेटर, एग्रीमेंट ऑफ सेल, रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी रिसीप्ट, इंडेक्स 2
बिल्डर से एनओसी, ओन कंट्रीब्यूशन रिसीप्ट, डेवलपमेंट एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड, सेल डीड, टाइटल सर्च रिपोर्ट, एनए ऑर्डर। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेते हैं तो बारी आती है लोन के नेक्स्ट स्टेज की, यानी लोन अमाउंट डिसाइड करने की बारी। आरबीआई के रेगुलेशन के मुताबिक आपको आपके नेट पे का 60 गुना अमाउंट लोन के रूप में मिल सकता है। लोन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी को डिसाइड करने के लिए बैंक आपके दिए हुए डॉक्यूमेंट्स की प्रमाणता को चेक करता है। बैंक ड्यू डिलिजेंस करता है। इसमें वो आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, आपकी कितने अर्निंग ईयर्स बाकी है, आपके प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन होता है। ये चेक किया जाता है कि प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई लीगल ट्रबल तो नहीं है। बैंक आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू को डिसाइड करता है। इन सब के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि आपको कितने रुपए का लोन दिया जा सकता है। इनफैक्ट अगर आपके लोन के को एप्लीकेंट्स होते हैं तो फिर बैंक आपको ज्यादा अमाउंट सैंक्शन करके देता है। लोन अमाउंट के डिसाइड किए जाने के बाद बैंक आपको उस अमाउंट के बारे में बताते हुए एक ऑफर लेटर सेंड करता है। अगर आप उस लोन अमाउंट से खुश होते हैं तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसा करने पर बैंक लोन एग्रीमेंट तैयार करता है जिसे आपको साइन करना पड़ता है। अक्सर क्या होता है कि लोन सैंक्शन होने की खुशी में हम पूरा डॉक्यूमेंट्स पढ़ते ही नहीं हैं। कभी कभी पढ़कर भी हमें कुछ समझ नहीं आता और बिना समझे ही हम साइन कर लेते हैं। ऐसा करना बेवकूफी होती है, क्योंकि ऐसे बहुत से उपनियम और कंडीशंस हैं जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि एडिशनल सिक्योरिटी के बारे में। कुछ बैंक्स आपसे एडिशनल सिक्योरिटी मांगते हैं। अगर आपके घर की वैल्यू आगे जाके गिर जाती है तो बैंक इस एडिशनल सिक्योरिटी का इस्तेमाल करता है। इसलिए सेफ साइड में रहने के लिए बैंक आपसे एडिशनल सिक्योरिटी की मांग करता है। इसी की तरह डिफॉल्ट के बारे में जानना भी इम्पोर्टेंट है। सबको लगता है कि आप डिफॉल्टर तब बनते हैं जब आप अपना ईएमआई टाइम पे नहीं दे पाते। ये सही है। अगर आप 3 बार अपना ईएमआई पे करने से चूकते हैं तो बैंक सरफेसी एक्ट के तहत आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। लेकिन इसके अलावा और भी क्राइटेरिया होते हैं जिसके तहत आपको डिफॉल्टर कहा जा सकता है, जैसे कि लोन अमाउंट का प्रयोग किसी और कॉज के लिए करना। तो इस क्राइटेरिया को तो आप अच्छे से समझ ले। एग्रीमेंट समझने के बाद आप उस पर साइन कर सकते हैं। अगर आपका घर रेडी टू मूव इन होता है तो बैंक पूरा अमाउंट सेलर को देती है, लेकिन आपका घर कंस्ट्रक्ट हो ही रहा हो तो अमाउंट किस्तों में दिया जाता है। लोन मिलने के बाद भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसका ध्यान देने से आपको फायदा हो सकता है। सबसे पहले तो लेंडर को स्विच करने की बात। लोन लेने के बाद जरूरी नहीं है कि आप पूरे टेन्योर के वक्त उसी बैंक के साथ जुड़े रहे। अगर कोई और बैंक आपको बाद में कम रेट में लोन ऑफर करता है तो आप लेंडर को स्विच कर सकते हैं। बैंक्स अक्सर अपने नए कस्टमर्स को कम इंटरेस्ट पे लोन देता है, लेकिन आप ये तभी करें जब आपकी लोन टेन्योर पीरियड में सिर्फ 7 या 8 साल ही बाकी हो। जितना जल्द हो सके अपना लोन रीपे करने की कोशिश कीजिए। जब आपको कोई बोनस या कैश रिवॉर्ड मिले तो उस पैसे का इस्तेमाल लोन पेमेंट के लिए करें। मोरओवर, आरबीआई ने लोन के प्रीपे करने पर होने वाले पेनाल्टी चार्जेस को रद्द कर दिया है। इसका फायदा जरूर उठाइए, क्योंकि लोन टेन्योर के ज्यादा होने से इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ जाता है और आप लोन ली हुई रकम से बहुत ज्यादा पैसे रीपे करते वक्त दे बैठते हैं। इसीलिए लोन को जल्दी से रीपे करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। लोन लेने में ही नहीं, उसे वापस चुकाने में भी होशियारी दिखाइए। ऐसा करने पर ही आपके घर में खुशहाली छाई रहेगी। आपको हमारे होम लोन लेने के तौर तरीके और सुझाव कैसे लगे, ये हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल पैसा पुजारी को सब्सक्राइब भी जरूर करिए, क्योंकि ये है आपके धन हित में जारी। जल्द ही मिलते हैं एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।